नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश में लॉकडाउन लागू होने के पूरे 75 दिन के बाद सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के कपाट खोलने के आदेश के साथ ही श्रद्धालु के प्रवेश को भी मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसके बाद कई जिलों में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज कराने के बाद वहां आम जनता के लिए कपाट खोल दिए। हालांकि पहले दिन श्रद्धालु की कमी के कारण मंदिरों और मस्जिदों में कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया। फिर भी जिला प्रशासन द्वारा शासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए प्रवेश और आराधना की मंजूरी दी गई, जिसमें प्रत्येक धार्मिक स्थल में सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव मूर्ति पर भी श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष के दर्शन किए। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों पर प्रवेश से पहले सैनिटाइज की व्यवस्था भी की गई थी। शिव मूर्ति पर लॉकडाउन के बाद पहले सोमवार को भगवान आशुतोष की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु ने भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते हुए महामारी का विनाश करने की मन्नतें मांगी। नारायण में पंडित हरीश बाबा नारायण मंडल के पुजारी नारायण जो हमारे सीएम साहब श्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो नियम लागू किए हैं, उसके तहत हमारी जो मंदिर के ट्रस्टी हैं श्री शंकर प्रभु जी, उन्होंने जैसे पूरे मंदिर को सैनिटाइज करवाया है और साफ सफाई अभियान, और इसमें ना हमें कंगन लगाना किसी वाले को, ना प्रसाद वितरण करना है, ना प्रसाद चढ़ाना है, ना किसी को और ना ही हम किसी को मूर्ति स्पर्श कराते हैं। आज कितने श्रद्धालु आए हुए लगभग? श्रद्धालु लगभग ये आज सुबह 4 बजे मंदिर खुला था, तब से लेकर और अब 12 बजे हैं, अब तक लगभग अनेकों क्या मंदिर का वही समय है पुराने वाला? बस ये है कि वो सुबह 4 बजे से लेके शाम 8 बजे तक अच्छा, मंदिर शाम को 7:30 बजे शाम की आरती होगी और सुबह को 4:30 बजे आरती होगी। जो कोरोना वायरस के चलते मुल्क के अंदर लॉकडाउन था और उसके तहत तमाम मजहबी जो इबादत गाहें हैं, धर्मस्थल हैं, उनको बंद कर दिया गया था। तो आज से उनको कुछ शर्तों के साथ में सरकार ने उनको खोलने का ऐलान किया है, कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, तो उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। अब चूँकि 3 महीनों के बाद मस्जिदें खोली जा रही हैं और दूसरे जो धर्मस्थल हैं उनको भी खोला जा रहा है, तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम लोग जो पहले वज़ू मस्जिद के अंदर बनाया करते थे, मस्जिद के अंदर वज़ू करते थे, तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वज़ू ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि अपने घरों से वज़ू बनाकर मस्जिद में आएँ। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, मुतवल्ली हैं और इमाम लोग हैं, उनको चाहिए कि मस्जिद के अंदर सैनिटाइज़र का इंतज़ाम करें, हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करें और बार बार मस्जिद को सैनिटाइज़ करते रहें। और नमाज के दौरान ज़रूरी है कि कम अज़ कम जो 1 गज़ की दूरी का जो ऐलान किया गया है उसको यकीनी बनाएं कि 1 गज़ की दूरी नमाज के दरमियान होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ करने से बचा जाए। कोशिश हो कि मस्जिद में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बाद की और आखिर की जो सुन्नतें हैं वो घरों के अंदर अदा करें। और अगर ये हो जाए कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो मुसल्ले होते हैं वो अभी अपने साथ लेकर के आएँ तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एहतियाती कदम अगर उठाए जाएंगे तो उसी के अंदर खैर होगी। तो अब ये सबसे पहले इस बात के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद, जो मजहबी इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं और दूसरे धर्मस्थल हैं उनको खोला जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए मस्जिदों में और दूसरी जो इबादत गाहें उसके अंदर अपनी इबादतें करें। जो चप्पल जूते हैं उनके लिए एक ख़ास जगह मुतय्यन होती है, तो चप्पल और जूतों के अंदर रखने में भी उसका दूरी का ख्याल रखें और जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इस सिलसिले में उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और सभी के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि ये जो बीमारी चल रही है ये एक दूसरे से
एक दूसरे को ना लगे और दुआ करें कि इस बीमारी का बहुत जल्द खात्मा हो, मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली आए और जिस तरह पहले से ये मुल्क तरक्की की राहों पर चल रहा था तो वो पटरी पर आए। वहीं जनपद सहारनपुर के देवबंद में भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज के साथ प्रवेश की सुविधा दी गई, लेकिन पहले दिन श्रद्धालुओं की कोई खास चहल पहल नहीं दिखाई दी। स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंदिरों में आकर पूजा अर्चना की, वहीं मंदिर पुजारी सहित 5 लोगों को ही एक बार में प्रवेश दिया गया। ऐसा ही नजारा मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में भी देखने को मिला, जहाँ श्रद्धालुओं की खासी कमी रही। देवबंद में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक श्री त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मंदिर कमेटी द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में उचित दूरी पर गोले बनाए गए थे तथा मंदिर के द्वार पर सैनिटाइज मशीन भी लगाई गई थी, जिसमें सभी श्रद्धालु सैनिटाइज होने के बाद मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही, क्योंकि इस मंदिर पर अप्रैल माह में एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो प्रतिवर्ष होता है, पर लॉकडाउन के कारण वह नहीं लग पाया। इसी के चलते जैसे ही श्रद्धालु को मंदिर के कपाट खुलने का पता चला तो सभी श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। सभी श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने आप को सैनिटाइज करके फेस मास्क लगाकर 5-5 की संख्या में मंदिर में प्रवेश किया और माता रानी के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगी। बेसिक किस प्रकार के दिशा निर्देश है वो एक बार पढ़ने जैसा है, परंतु कुछ चीजों को लेकर सजगता की बात कही गई है। निसंदेह सजगता बरतनी चाहिए, परंतु कभी कभी आश्चर्य होता है कि 300 जब केस हुए थे इस देश में कोरोना के तो लॉकडाउन हो गया था पूरा देश। अभी 2 लाख होने को आए हैं तो अभी लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक 5 हो चुका है। पर खैर कोई बात नहीं, सरकार का आदेश सिरोधार्य, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि प्रसाद नहीं चढ़ाना, जल नहीं चढ़ाना, घंटा नहीं बजाना। मुझे लगता है कि ये साधना और प्रार्थना और लोगों की आस्था से जुड़े कुछ अनिवार्य अंग होते हैं। अगर जो इसके किस दृष्टिकोण से सरकार ने कहा है वो शायद बेहतर ही सोचा होगा, परंतु फिर भी कहूंगा कि अगर जो कुछ चीज हट ही जाएंगी, जैसे कि आदमी आएगा प्रणाम कर कर घंटा बजाता है, क्योंकि कहा जाता है उसकी ध्वनि से कई बैक्टीरिया मरते हैं, और अगर जो उससे भी कोई दिक्कत या आपत्ति प्रतीत होती है तो ठीक है वो भी नहीं बजाएंगे। फिर हमें लगता है कि मंदिर अभी बंद रखने चाहिए। अगर जो कुछ चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें लगता है बंद रखने चाहिए। और अगर जो हम लोग तो शायद हमें लगता है कि परमात्मा दिल की भी सुनता है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर मंदिर खोलेंगे तो हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए, वैसे तुम शासन प्रशासन की बातों को फॉलो करेंगे, लेकिन सनातन संस्कृति में जल चढ़ाना भी अनिवार्य है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत अनिवार्य है, और जो भक्तजन मंदिर पर आएंगे ये जल थोड़ा दूरी से चढ़ा दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जल चढ़ाने से किसी भक्त को ना रोके। जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है शिव भगवान पे। मैं यहाँ मंदिर पर रोज दर्शन के लिए आता था, अभी तक दर्शन नहीं हो पा रहे थे। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि नई गाइडलाइन बनाई गई है, जैसे मूर्तियों पे जल नहीं चढ़ाना, प्रसाद नहीं चढ़ाना और घंटे नहीं बजाने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है, और हम लोगों को दर्शन तो खुले में हो ही रहे हैं। सर वही 2-3 महीने से तो वैसे ही खाली पड़े यहाँ पे, जब से मंदिर बंद हुए थे जब से खाली ही हैं। जो कुछ था घर में वो भी खत्म हो गया, अब तो आगे भी खाने के लाले हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि प्रसाद भी बंद हो जाएगा, तो फिर बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो कुछ समाधान होना चाहिए हमारे लिए भी, जैसे कोई पैकिंग का हो जाए, पैकिंग बना ले, पैकिंग बिके, उसमें आगे फिर जो है रोजी रोटी चलती रहे थोड़ी बहुत अपनी। अच्छा, आप ये चाहते हैं प्रसाद की पैकिंग बना दी जाए और जी कहीं और स्थान पर रखें? हाँ, पैकिंग में रख लेंगे, पैकिंग अपना दे देंगे, खुला प्रसाद बंद कर देंगे जी। और इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे? भाई यही है, ये तो कुछ तो काम मिलना चाहिए हमें इस बारे में, सरकार के द्वारा कुछ मिलना चाहिए। वैसे तो 3 महीने से वैसे खाली पड़े यहाँ पे। अच्छा, आपकी कोई सहायता नहीं की सरकार ने? कोई सहायता नहीं जी, कुछ भी। 3 महीने से बंद है मंदिर, तो 3 महीने से ही कोई सहायता नहीं सरकार की तरफ से भी है, कुछ नहीं है जी। हम अपने घर से जो भी था थोड़ा बहुत उसमें अपना गुजारा किया। अच्छा, प्रसाद की दुकान के अलावा आपका आएगा कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है जी। जो हुकूमत ने मस्जिदों खोलने से मुताल्लिक गाइडलाइन जारी की है, उसके अंदर पहले भी 5 लोगों को इजाजत थी और अब भी। हालांकि अब लॉकडाउन में काफी नरमी हो गई है, और आप देख रहे होंगे कि शादी हॉल और मॉल वगैरह में तकरीबन 50 लोगों को दाखिल होने की इजाजत है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि
अब मस्जिदों में भी कम से कम 50 लोगों को दाखिल होने की इजाजत दे दी जाए। और आपका जो ये फैसला है जिसमें आप 5 लोगों को दाखिल होने की इजाजत दे रहे हैं, ये आपकी तंगज़हनी को बताता है। इसलिए हुकूमत ने जो फैसला किया है उस पर दोबारा गौर करें और उम्मीद है कि हमें अब कुछ और ज्यादा लोगों की इजाजत मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते जनपद पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। जनपद में देर रात्रि 1 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हो गई। पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के शामली बाईपास रोड पर चेकिंग के दौरान हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश चुन्नू घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश से पुलिस ने तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद की हैं, तो वहीं बदमाश पर लूट, गोकशी, हत्या के 24 मुकदमे दर्ज हैं। मौजूपुरा के जंगल में एक दूध की डेयरी चल रही थी, जिसमें भारी मात्रा में गोकशी पकड़ी गई, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 2 अभियुक्त मौके से भागने में फरार हो गए थे। आज उन्हीं अभियुक्तों की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस चौकी के सामने चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान जब ये बदमाश वहां से गुजरे, पुलिस ने इनका पीछा किया तो अपने को चारों तरफ से पुलिस से घेरा देखकर ये मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ पुलिस पार्टी को फायर करके भागने लगे। पुलिस ने आत्महत्या फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त चुन्नू पुत्र कयूम निवासी सुरलू, जिसके पैर में गोली लगी, और एक अभियुक्त आशु भागने में सफल रहा, जिसके कब्जे से 1 तमंचा, 2 कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस तरह का बदमाश अगर कोई नाम है इस पर सातर गोकश है, इसको गैंगस्टर, हत्या, गोकशी को 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। दूसरी मुठभेड़ थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत रोड स्थित नहर पटरी पर उस समय हुई जब हत्या में वांछित चल रहे बदमाश को आला कत्ल रिकवरी के लिए पुलिस मिंडकाली गांव के जंगलों में लेकर पहुंची, जहां बदमाश ने सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा बदमाश की 2 गोली लगने से घायल हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई। पुलिस ने एक जवाबी कार्रवाई करते हुए लखनऊ और मुजफ्फरनगर से हत्या के मामले में वांछित चल रहे 75,000 के इनामी बदमाश अनिल को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश अनिल उर्फ धनपत पुत्र नरेंद्र निवासी ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत के खिलाफ लखनऊ, मुजफ्फरनगर और मेरठ में हत्या, लूट के लगभग 24 मुकदमे दर्ज है। लखनऊ में युवक लविश की हत्या के मामले में 50,000 और मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में 25,000 का इनामी घोषित था। गौरतलब है कि गत 23 मई को रात्रि में मिंडकाली गाँव के जंगल में बदमाश के 2 गुटों में गैंगवार हुआ था, जिसमें 2 बदमाश सौरभ और प्रशांत की मौत हो गई थी, जहाँ से आज मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश अनिल फरार हो गया था। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं गंभीर हालत में सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को डॉक्टरों ने मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। 50,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था, हमारे यहाँ से भी 25,000 का रिवॉर्डेड क्रिमिनल था अनिल। ये लखनऊ में मोहनलालगंज की हत्या में वांछित था और हमारे यहाँ भी जो है वो हत्या हुई थी, जिसमें सौरभ गोटी घायल हुआ था। उसमें भी इसने प्रशांत चौधरी को गोली मार दी थी। उस मामले में वांछित चल रहा था। हमारी बुढ़ाना पुलिस ने जो है इसको कतौली तिराहे के पास से अरेस्ट किया था। आला कत्ल की रिकवरी के लिए मिंडकाली के जंगल के पास इसने जहाँ छिपाया था वहाँ पुलिस आई हुई थी। यहाँ पर आकर के ये इसने हमारे एक सब इंस्पेक्टर से बरामदगी कराने के बाद इसने रिवॉल्वर पिस्टल छीन ली और उसके बाद ये भागने लगा एक के खेत में और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे चौकी इंचार्ज की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है और एक बाएं हाथ में गोली लगी है। ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। इस पे हम जैसा कि मैंने बताया कि इस पर रिवार्डेड क्रिमिनल था ये, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है और हमारी पुलिस टीम ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। और इसका आपराधिक इतिहास पूर्व का है? कम से कम इसके ऊपर 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं जो अभी तक हमारी जानकारी में है। अभी और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे व धारदार हथियार चलने के साथ ही पथराव भी हुआ, जिसमें गांव में भगदड़ मच गई। संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के कई लोगों को थाने ले आई। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष थाने में ही भिड़ने को तैयार हो गए। मीरापुर के गाँव कुतुबपुर निवासी संदीप का आरोप है कि पड़ोस का ही गौरव उसकी पुत्री के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। रविवार की शाम संदीप पक्ष के नरेश व दूसरे पक्ष के महेंद्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के दर्जनों लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों की महिलाएं भी आपस में भिड़ बैठी। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों में जमकर धारदार हथियारों का खुलेआम प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से अचानक पथराव भी शुरू हो गया, जिससे गाँव में भगदड़ मच गई। दोनों तरफ से हुए हमले व पथराव में एक पक्ष के नरेश, करम सिंह आदि लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराते हुए दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले आई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भूमा की किसान सेवा सहकारी समिति के गेहूं ठेकेदार को गेहूं चोरी करने का विरोध करने पर कुछ युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जानथर सीएचसी में भर्ती कराया। समिति सचिव ने 10 कट्टे गेहूं भी लूट कर ले जाने का आरोप लगाया है। शाहपुर निवासी खुर्शीद पुत्र इकराम मीरापुर क्षेत्र की गाँव भूमा की किसान सेवा सहकारी समिति पर गेहूँ की लेबर का ठेकेदार है। सोमवार की देर रात्रि कुछ युवक गेहूँ चोरी करने के इरादे से समिति परिसर में घुस आए। बताया गया है कि जैसे ही उक्त युवक गेहूँ चोरी कर रहे थे तभी ठेकेदार खुर्शीद की आंख खुल गई। उसने युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उक्त युवकों ने ठेकेदार पर चाकू से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी 10 कट्टे गेहूं लूटकर फरार हो गए। सूचना पर समिति सचिव शेखर चौधरी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया। वहीं इंस्पेक्टर मीरापुर का कहना है कि मामला मारपीट का है, लूट का नहीं है। ठेकेदार को चाकू लगा है, उसे उपचार के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। बागपत में किशोरी की बरामदगी को लेकर एसपी से परिजनों ने गुहार लगाई। करीब 17 दिन से लापता किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पर पहुंचा और आरोपियों की गिरफ्तारी कर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। बड़ौद थाना क्षेत्र के गांव वाजिदपुरा निवासी परिजन एसपी कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर शिकायत करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को छपरौली थाना क्षेत्र के गाँव निवासी युवक 22 मई 2020 को बहला फुसला कर ले गया था। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज तो की है, लेकिन अब तक उनकी बेटी को बरामद नहीं कर सकी। बेटी की बरामदगी के लिए वह थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं आरोपी पक्ष उसे लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका परिवार दहशत में है। पीड़ित ने एसपी से शीघ्र ही बेटी की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ इनके 22 तारीख में इनकी लड़की जो नाबालिग है, वो लड़का जो सबके गाँव का है, वो इन्हें बेगा फुसला करने को लेकर करके चला गया था, जो कि अब तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इन्हें 3-4 दफे कप्तान साहब के पास भी 2 दफे का तैर दे चुके और थाने भी दिन रात चक्कर काट रहे हैं। इन्हीं के आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब ये कप्तान साहब से मिले हैं, उस बारे में देखो लड़की इनके पास बरामदगी नहीं हुई है, लड़की चाहिए, लड़की के लिए ही ये आए हैं। लड़की इनकी नाबालिग है, ये लड़की की माँ है, लड़की का बाप है, ये जैसे भी लोग हैं। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब अभी देखो क्या आश्वासन देते हैं। अभी उन्हें वहाँ इंस्पेक्टर को फोन किया है, अब ये बताएंगे उसमें क्या करना है। ऐसा अब तक उसमें कोई हमें बरामदगी तो लड़की हुई नहीं। भराड़ीसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भराड़ीसैंण को आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा। आने वाले समय में भराड़ीसैंण सबसे सुंदर राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए 4 मार्च 2020 को की गई घोषणा 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान है। अब अधिसूचना लागू करने से भराड़ीसैंण गैरसैंण आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई है। फिर एक ऐतिहासिक दिवस है, जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो
उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें, चाहे पत्रकार हों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी उस निर्णय पर बहुत बधाई दी थी। तो आज मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन सब की इच्छा आज पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड में ऐसे समय में जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं, चिंतित भी हैं, तो उसमें एक खबर उनको सुकून देगा। कितना फायदा से पूरे पब्लिक को हमारा चलती? देखिए, इसके परिणाम तो दीर्घकालिक होंगे और राज्य के भविष्य को, राज्य के चाहे विकास की यात्रा होगी, ये लंबे समय तक, या हम ये कहें कि उत्तराखंड राज्य के भविष्य पर इसकी सदैव छाया पड़ती रहेगी और लोग उसको महसूस करते रहेंगे। रोजगार के कितने बड़े आयाम होंगे इसके बाद? देखिए, रोजगार के जो आयाम हैं वो तो आज भी हैं, लेकिन हाँ, अब उसका जो प्रभाव होगा, जो उसका असर होगा, वो और व्यापक होगा, और जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में हैं उनके लिए पहुंच बनाना थोड़ा आसान भी होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।